नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के प्रकार। ठीक है, किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के प्रकार अगर हम ओष्ठाकृति यानी ओठ के आधार पर, जी की मतलब ओठ की आकृति किस आधार पर बनती है उसके आधार पर अगर हम स्वर के प्रकार देखें तो वो होती है आपकी दो प्रकार से। ठीक है, ये ओष्ठाकृति के आधार पर ये आपके हो जाती हैं दो प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये आपकी हो जाती है कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली वृत्ताकार स्वर और दूसरी है अवृत्ताकार। स्वर। ठीक है, तो स्वर आपके दो हो गए, एक वृत्ताकार स्वर हो गया और एक आपका अवृत्ताकार स्वर हो गया। ठीक है, वृत्ताकार स्वर आपके वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे जो ओठ होते हैं, ओठ की आकृति जो है लगभग वृत्त के समान होती है, और अवृत्ताकार में उसमें ओठ के समान नहीं होती है। यानी इसमें जो है उच्चारण करते समय, यानी उच्चारण क्या होता है? इसके उच्चारण में मुख या कह सकते हैं ओठ क्या होती है आपकी? वृत्त के समान होती है। वृत्त के समान होती है, और इसके उच्चारण में वृत्त के समान नहीं होती है। किसी वृत्त के समान नहीं होती है, वृत्त के समान नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो कि वृत्तमुखी और कौन से ऐसे हैं जो अवृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, वृत्तमुखी में आपके जो इसके उच्चारण में आपके ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये आपके चार जो हैं आपके किस में आ जाते हैं? वृत्तमुखी में। इनका उच्चारण करते समय आप उच्चारण करके देखिए, ऊ, मुंह का जो ये ओठ है गोल होता है, ऊ में, ओ और औ में भी मुंह गोल होता है। तो ये चार आपके जो हैं वृत्तमुखी हैं। बाकी जो बचे आपके वो अवृत्तमुखी हो जाएंगे। यानी अ बचा आपका पहला ईश्वर अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा उसमें चला गया, ए, ऐ, ठीक है, और एक रे। तो ये जो आपके इसमें जो बचे, ये बाकी आपके स्वर इसमें आ जाएंगे अवृत्तमुखी में। ठीक है दोस्तों, स्वर के तीसरे प्रकार की बात करें, यानी हम कहें कि जिह्वा के आधार पर, किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर अगर हम स्वर की बात करें तो ये हमारे हो जाते हैं 3। अब देखिए 3 कौन कौन से हैं। पहला जो है अग्रभाग यानी अग्र स्वर, मध्य स्वर, और लास्ट होता है आपका पश्च स्वर। तो ये आपके कुछ जो है, ये आपके 3 प्रकार के स्वर होते हैं जिह्वा के आधार पर। अग्र स्वर ऐसे स्वर जो जीभ के अगले भाग से, यानी जीभ के आगे वाले भाग से उच्चारण होता है, उसको हम अग्र स्वर कहते हैं। कुछ ऐसे स्वर हैं जो मध्य में होते हैं तो उसको मध्य स्वर कहते हैं, और कुछ जीभ के पीछे भाग से होते हैं, पिछले भाग से, उसको हम पश्च स्वर कहते हैं। अग्र स्वर में अगर स्वरों की बात करें, अग्र स्वर में आपका आता है, देखिए ई, री और ए, ऐ, ये आपके आते हैं अग्र स्वर में। मध्य स्वर में
सिर्फ एक स्वर आता है जिसको हम कहते हैं आपका अ, और बाकी जो बचे आ, ई उसमें चला गया, ऊ, ठीक है, ऊ और आपके ओ, औ, ये जो आपके स्वर बचे, ये आपके जो बचे स्वर ये पस स्वर में आ गए। तो आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। दो चीज़ें हमने इसमें जाना कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर वृत्ताकार और अवृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार स्वर वो होते हैं जिसके उच्चारण में मुख हमारा क्या होता है, वृत्त के समान गोल हो जाता है, ठीक है। हालांकि आपका परिभाषा इसमें पूछने वाला नहीं, बस आपको वृत्ताकार स्वर के बस ये नंबर याद रखने हैं। ऊ और ओ आपके क्या हैं, वृत्ताकार में आते हैं। वहीं अवृत्ताकार में आ, ई, ए और री आते हैं। वहीं जीवा के आधार पर अगर स्वर की बात करें तो 3 प्रकार से होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में आपके ई, री, ए आते हैं। मध्य स्वर में केवल एक स्वर है जिसको अ बोलते हैं, और पश्च स्वर में आपके ये हैं आ, ऊ, औ, ये आपके पश्च स्वर में हैं। अगला जो स्वर है वो है आपका मुखाकृति, या कह सकते हैं तालु के आधार पर तालु के आधार पर। इसमें अगर देखें स्वर के तो 4 कैटेगरी इसमें आते हैं। कितनी कैटेगरी आते हैं, 4 कैटेगरी, यानी 4 प्रकार इसमें होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंक लग रहा है कम हो गया है, चलिए ब्लैक से ही लिखते हैं, रेड से उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा। मुखाकृति या तालु के आधार पर अगर कहें तो पहला है आपका समृद्ध स्वर, ठीक है। पहला जो आपका स्वर होगा वो होगा समृद्ध स्वर। दूसरा होगा आपका अर्ध समृद्ध, तीसरा आपका होगा विवृत स्वर, और लास्ट होगा आपका अर्धविवृत, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रकार के स्वर आपके हो गए, ठीक है। किसके आधार पर, तो मुखाकृति या तालु के आधार पर। अब समृद्ध स्वर में क्या होता है, इसमें लगभग मुख क्या होता है, मुख क्या होता है, लगभग बंद रहता है। इसमें मुख रहता है आपका बंद, इसमें आधा बंद रहता है, विवृत स्वर में खुला रहता है, पूरा खुला रहता है, और अर्धविवृत में आधा खुला रहता है, आधा खुला होता है मुख। यानी जब हम समृद्ध स्वर का उच्चारण करते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि हमारी मुख क्या है, पूरी तरह से बंद है। और वहीं अर्ध समृद्ध का जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है मुख हमारा आधा बंद है, और जब विवृत का करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुंह पूरा खुल गया है, और वहीं जब अर्ध विवृत का करते हैं तो ऐसा लगता है कि आधा खुला है, ठीक है। अब इसमें स्वर कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। पहले में जिसमें ऐसा लगता है कि मुख लगभग बंद, हम लगभग बंद के समान करके भी उसका उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में है ई, ऊ और री। ये आपके जो 5 स्वर हैं, ये स्वर लगभग मुख बंद करके भी उच्चारण किए जाते हैं। जैसे ई, ऊ, री, देखिए तो इसमें मुख लगभग बंद के समान होता है, पूरा बंद नहीं होता लेकिन लगभग बंद रहता है। अर्धविवृत में ए और ओ आते हैं, ठीक है। ए ओ, इसमें देखिए थोड़ा सा ए ओ, अगर यहीं से अगर बड़े में चले जाएंगे तो और ज़्यादा खुले, इसमें आधा बंद रहता है। और अगर पूरा खुलने की बात करेंगे तो आ जहाँ आएगा वहाँ पूरा खोलेगा, जैसे
आ जब बोलेंगे तो पूरा मुंह खुल जाता है। उसी प्रकार से अगर अर्धविवृत की बात करें तो जो बचा आपका अर्धविवृत में अ बचा है, अ के बाद में आपका ए बचा है और औ, ये आपके जो हैं 3 स्वर आपके अर्धविवृत में आ जाते हैं। तो देखिए समृद्ध स्वर वो होता है जिसमें मुख बंद के समान होता है। क्या होता है? बंद के समान होता है, तो वो आपका होता है समृद्ध। जिसमें आधा बंद रहता है वो आपका अर्ध समृद्ध। विवृत में पूरा खुला रहता है, अर्धविवृत में आधा खुला रहता है। तो जो समृद्ध स्वर हैं वो आपके ये 5 हैं, ई ऊ री है, और ए ओ जो है आपके अर्ध समृद्ध में आते हैं, और विवृत में आ सिर्फ आता है, और अर्धविवृत स्वर में अ ए और औ आते हैं। तो ये आपको याद रखना है सारे स्वर आपके, ठीक है। अब चलिए नासिका के आधार पर अगर स्वर देखें, नासिका के आधार पर स्वर, अगर नासिका के आधार पर स्वर की बात की जाए, कितने स्वर होते हैं नासिका के आधार पर? तो 2 स्वर इसमें भी होते हैं, एक अनुनासिक और होता है दूसरा निरुनासिक, जिसको सानुनासिक भी बोला जाता है। तो पहला है, ठीक है, निरनुनासिक, स्वर, और दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक को हम बोलते हैं सानुनासिक। इसको हम क्या बोलते हैं? सानुनासिक भी बोलते हैं, ठीक है। अनुनासिक और सानुनासिक भी बोलते हैं। अब इसमें क्या चीज़ें हैं? देखिए निरुनासिक जो होता है इसका उच्चारण सिर्फ और सिर्फ मुख से होता है। किससे होता है? सिर्फ और सिर्फ इसका मुख से होता है, और इसका जो है मुख प्लस नाक दोनों से उच्चारण होता है। तो ऐसे स्वर जिसका मुख और नाक दोनों से उच्चारण हो उसको हम कहते हैं निरनुनासिक, ठीक है, या सानुनासिक कहते हैं, और ठीक है अनुनासिक कहते हैं। और निरनुनासिक वो होता है जिससे मुंह से, मतलब निरनुनासिक यानी बिना नाक के उच्चारण करना, ठीक है, केवल मुख से जिसका उच्चारण हो। जैसे इसमें सभी स्वर आएंगे, सभी स्वर का मतलब अ आ ई ऊ री ए ऊ औ। तो ये सारे स्वर आपके इसमें आएंगे, और यहीं इसमें कहें इसमें भी सारे स्वर आएंगे, लेकिन अंतर होगा। अ के ऊपर चंद्रबिंदी, अ आ ई। अब बड़ी ई है तो यहाँ पे चंद्रबिंदी न लग करके अनुस्वार के रूप में आएगा। ई ऊ री ए। देखिए जहाँ ऊपर मात्राएं रहती हैं वो शिरोरेखा के ऊपर, तो वहाँ पे जो है चंद्रबिंदु अनुस्वार के रूप में आता है। ए ऊ औ। तो ये जो हैं आपके अनुनासिक हैं, अनुनासिक या सानुनासिक, जहाँ चंद्रबिंदु के साथ में उच्चारित होता है। तो ये चीज़ें आपको स्वर के प्रकार के बारे में, स्वर के विभेदीकरण के बारे में, या स्वर के भेद के बारे में चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर अर्ध स्वर की बात करें, किसकी? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर आपके कौन कौन से हैं? तो आपके य और व आपके क्या हैं? अर्ध स्वर हैं, ठीक है। इनको अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है, किसको? य और व को अर्ध स्वर कहा गया है। वहीं प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहा जाए तो वो आपके होते हैं कौन? र। प्रकंपित या लुंठित वर्ण की बात करते हैं तो आपके होते हैं र।
ठीक है। वहीं पार्श्विक व्यंजन की बात करें, किसकी? पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो ये होता है आपका ल, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन कौन होते हैं? ल। अगर वहीं देखिए उत्क्षिप्त या इसको हम द्विगुण भी कहते हैं, द्विगुण या द्विगुण के साथ हम इसको फेंका हुआ, क्या? फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। तो ये दो व्यंजन हैं आपके, कौन कौन से? ये जो ड और ढ जो आपके होते हैं, ड ढ, ये आपके क्या हैं? अड और ढ, ये आपके उत्क्षिप्त, संयुक्त या द्विगुण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको समझ में आए? कहिए। या स्वर तंत्रिका के आधार पर स्वर। तो इसमें जो स्वर हैं, इसमें भी दो प्रकार के ही होते हैं। ये आपके दो प्रकार के स्वर होते हैं। एक स्वर आपका होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। तो दो प्रकार के इसमें होते हैं, एक घोष होता है और दूसरा आपका क्या होता है? अघोष होता है, ठीक है। अच्छा, पहले ये घोष हो गया, फिर अघोष। तो एक घोष होता है और एक अघोष होता है, ठीक है। अघोष को ही हम सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष भी इसका नाम है। घोष व्यंजन कहिए या सघोष व्यंजन कहिए, सघोष स्वर कहिए या व्यंजन कहिए, बात ही कहिए, ठीक है। अब इसमें घोष वर्ण कौन से होते हैं, अघोष कौन होते हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। म। अब यहाँ पे है य, र, ल, व। फिर उसके बाद आते हैं स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ठीक है। तो ये कुछ वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग का ये जो सघोष होता है वो आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है। क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी 345। आप इससे याद रखिएगा, इसका कोड सघोष का क्या है? 345। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का क्या है? क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ख वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। ख वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसी प्रकार से ये जो पंचमा होते, ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए घोष। ये आपके क्या हो गए? घोष। क्योंकि ये तीसरा, चौथा, पांचवा, देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें भी तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। यानी क वर्ग का ये वर्ग क्या होता है? तो वर्ग जो है पहले अक्षर से ही वर्ग, पहली लाइन का, जैसे क से शुरू हो रहा है तो ये कौन सा वर्ग है? क वर्ग, ठीक है। यहाँ पे च से शुरू हुआ तो ये कौन सा वर्ग हो गया? च वर्ग। यहाँ पे देखिए ट से शुरू हुआ है तो ये हो गया ट वर्ग। यहाँ पे त से शुरू हुआ तो त वर्ग। यहाँ पे प से शुरू हुआ तो प वर्ग। यहाँ पे, ठीक है, ये आपका जो चार है, य, र, ल, व, इसको हम कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन है। ये जो आपके चार हैं इसको हम कहते हैं ऊष्म वर्ण, ठीक है। कौन से वर्ण हैं? ऊष्म वर्ण हैं, ठीक है, या ऊष्म व्यंजन भी इसको कहा जाता है। ऊष्म वर्ण कहिए या ऊष्म
व्यंजन भी इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन भी नाम इसको दिया जाता है। अब आइए इसके आगे की प्रक्रिया समझते हैं। अघोष वर्ण वो होते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, इसके लिए पहला दूसरा यानी 12 नंबर याद कर लीजिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, ये आपके जो पहले दूसरे हैं ये यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के जो पहला दूसरा आपका वर्ण है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अघोष। ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अघोष। ठीक है, तो घोष अघोष के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, कि अघोष वर्ण क्या होते हैं, घोष वर्ण क्या होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो है आपका अघोष है और वहीं तीसरा चौथा वर्ण आपका क्या होता है, घोष होता है। तो ये इतने 25 तक आप जान गए हैं। और यहाँ से क से लेकर के म तक का जो वर्ण होता है इसका भी एक नाम है। इसको यानी ये टोटल जो 25 वर्ण हैं आप गिनिएगा तो 25 होंगे, क्योंकि 5-5 हर लाइन में है और ऐसे भी 5 लाइन है, तो 25 वर्ण ये क्या होंगे आपके स्पर्श होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बारे में अभी हम जब व्यंजन पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हो गए ये आपके 25। ठीक है, तो ये 25 स्पर्श व्यंजन में आपके ये अघोष पहला दूसरा जो वर्ण होता है घोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा जो होता है घोष होता है। तो ये इतना आप जान चुके हैं। फिर वहीं अगर घोष की बात करें, घोष में य र ल और ह, यहाँ देखिए य र ल व और ये ह, ये इतने वर्ण आपके किस में आ जाते हैं, तो ये आपके आ जाते हैं आपके, ठीक है, घोष में। किस में आ जाते हैं, ये घोष वर्ण में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, घोष में आ जाते हैं। और यही जो ये 3 वर्ण बचा, ये तीनों सौ ये आपके आ जाते हैं, ठीक है, अघोष में। ठीक है, अघोष वर्ण में। तो इतना आपको याद रखना है कि अघोष वर्ण में 100 तीनों स आते हैं और य र ल व अंतस्थ वर्ण पूरा और उष्म का ह आपका किस में जाता है, घोष वर्ण में जाता है। ठीक है, तो आप इससे अच्छे से जान चुके होंगे। ठीक है, कि अघोष क्या होता है, घोष क्या होता है। अगर आप कहें तो एक बार इसको एक किनारे से हम लिख भी देते हैं। चलिए, और वहीं अगर जो स्वर की बात करें, आप कहेंगे इसमें स्वर नहीं है, तो सभी स्वर आपके सघोष होते हैं। सभी स्वर यहाँ पे लिख लीजिए, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अघोष के बारे में आप लिख लेंगे इतना। अघोष में आपके क्या आ जाएंगे, क ख, अघोष में आ गए च छ, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, ट ठ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ। ये इतने इसमें हो गए। फिर उसके बाद आपके अघोष की बात होती है तो तीनों स आपके आते हैं उस व्यंजन के, तालव्य स, मूर्धन्य स और इसको दंती स बोलते हैं। तो ये तीनों स भी आपके अघोष में आ गए। तो इतने ही अघोष में आपके होते हैं। बाकी जो सभी स्वर हैं इसमें हैं, और इसमें घोष में आपका ग, घ, अंगा, फिर ये पूरा लिखें क्या, ये जो पूरा है ये इतना, और ये आपके पूरे य र ल व और ह, कौन से आपके य र ल व और उस व्यंजन का ह, और बाकी ये जो इतने आपके हैं 5 या 15 वर्ण। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक ना, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सेम इसी वे में, जिस तरह से हमने पढ़ाया उसी तरह से हम आपका इसको पीडीएफ भी देंगे। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम पीडीएफ डाउनलोड का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। क्वालिटी जो है, चाहे आप उसका नोट्स बनाएं या फिर उसका प्रिंट आउट निकालें, वो आपकी
अगला जो स्वर का प्रकार है वो है प्राणवायु। प्राणवायु या कह सकते हैं, ठीक है, श्वास के आधार पर प्राणवायु या श्वास के आधार पर स्वर। तो इसमें भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है आपका महाप्राण। तो इसमें हम स्वर व्यंजन दोनों के बारे में पढ़ेंगे के आधार पर देख लीजिए। अब इसमें जो होता है प्रत्येक वर्ग का, जैसे उसमें था कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा आपका जो था वो अघोष था और बाकी जो 3 4 5 थे वो आपके सघोष थे, इस तरह से था उसमें, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अल्प प्राण में आपको याद रखना पड़ेगा 135 इसके लिए कोड याद कर लीजिए, और इसके लिए दूसरा चौथा यानी इसके लिए 24, महाप्राण के लिए 24 याद कर लीजिए। यानी कहने का मतलब 135 और 34 का मतलब क्या है, अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कम, मुख में कम वायु भरी जाती है या कम समय में जिनका उच्चारण हो जाता है, और वहीं जो है महाप्राण अल्प प्राण से दोगुने समय में इनका उच्चारण होता है। जैसे देखिए अल्प प्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का, ये जो वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, यानी पहला तीसरा पांचवा, ये तीनों आपके क्या हैं, तो ये तीनों आपके क्या हैं, तो अल्प प्राण हैं। ये तीनों क्या हैं आपके, तो आप कहोगे कि सर क्या है, अल्प प्राण है, तीनों के तीनों, ठीक है। ये तीनों आपके क्या हो गए, अल्प प्राण, 3 आपके अल्प प्राण हो गए, ठीक है। अब यहाँ आ गया, और अल्प प्राण में ही आपके सभी स्वर आते हैं। इसमें क्या आते हैं, सभी स्वर किस में आते हैं, अल्प प्राण। बाकी जो बचे हैं वो आपके सब महाप्राण हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। देखिए प्रत्येक वर्ग का, ये जो नीले कलर से कर रहे हैं अंदर बॉक्स में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये वाला, और ये प्रत्येक वर्ग का चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, यानी ये और ये आपके क्या है, महाप्राण है, ठीक है। ये दोनों आपके क्या हैं, तो ये दोनों आपके हैं महाप्राण, ठीक है। वहीं अगर ऊष्म वर्ण की बात करें तो ऊष्म वर्ण भी क्या है आपका, तो ये है महाप्राण। सभी ऊष्म वर्ण क्या हैं आपके, महाप्राण हैं। वहीं ये जो है हम अल्प प्राण की बात करें, ये अंतस्थ वर्ण जो होते हैं आपके, पूरे चारों के चारों अंतस्थ वर्ण ये आपके क्या हैं, अल्प प्राण हैं। ये क्या है आपके, अल्प प्राण। तो इस तरह से साथी आपको याद रखना है कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ठीक है। तो अल्प प्राण में 1 3 5 आपको 135 याद करना है। अल्प प्राण में सभी स्वर आते हैं, आपको देख लीजिए सभी स्वर, और यानी 11 के 11 स्वर इसमें आ जाएंगे, और उसके साथ में आपके पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, यानी क च ट त प ग ज ड द ब और घ झ ढ ध भ, ये आपके किस में आएंगे, अल्प प्राण में। बाकी ख घ छ झ ट ढ थ ध फ आ भ, ये आपके किस में आएंगे, महाप्राण में। वहीं साथ साथ तीनों स और ह महाप्राण में आएंगे, और अंतस्थ वर्ण पूरा य र ल व आपके आएंगे अल्प प्राण में। तो इस तरह से आपको अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम समझते हैं कि कोई आपको महत्वपूर्ण है, जिसमें हम संयुक्त वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, संयुक्त, ठीक है। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं इसको देखिए। इसमें आपका आता है छ, त्र, ज्ञ और ये स्र, श्री वाला स्र।
अब ये इसको संयुक्त वर्ण क्यों कहा जाता है? ऐसे वर्ण जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त वर्ण, जैसे छ है ये क प्लस श से मिलकर के बना है। ये चीज़ आपको याद रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसी को आपको याद रखना है सेम, कि पहले पे हलंत रहेगा। त्र किससे बना है? त प्लस र से मिलकर के बना है। वहीं ज्ञ किससे मिल के बना है? ज प्लस य से मिलकर के बना है, ज्य। और वहीं स्र किससे मिलकर के बना है? तो आपका स प्लस र से मिलकर के बना है। तो ये चीज़ आपको ये याद रखना है चारों के चारों संयुक्त वर्ण के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर के बने होने के नाते इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकार की बात करें, व्यंजन के प्रकार, अगर हम व्यंजन के प्रकार की बात करें तो व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। देखिए मुख्यतः अगर बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं आइए देख लीजिए। देखिए पहला तो स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतस्थ, तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। तो आपके इस प्रकार से आपके टोटल होते हैं कितने? 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो इसके बारे में हमने एक बार आपको बता भी दिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार जो मुख के विभिन्न अवयवों से उच्चारित किए जाते हैं, कि जैसे कंठ से, मूर्धा से, दंत से, इन सारी चीज़ों से उच्चारित किए जाएं। जैसे कहने का मतलब यह है क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। उसके बाद च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। उसके बाद है प, फ, ब, भ और लास्ट में म। फिर आपका आता है, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, य, र, ल, व। फिर एक कलर और चेंज कर देते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती स और ह। उसके बाद आपका आता है छ, त्र, ज्ञ और लास्ट में आपका एक स्रव भी लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, समझिए स्पर्श व्यंजन जो आपके होते हैं ये इनकी संख्या होती है 25 और वैसे व्यंजनों की कुल संख्या देखें तो 33 होती है। 33 होती है, कभी कभी कंडीशन में 2 प्लस हो जाती है तो 33 2 आपकी 35 हो जाती है। कितनी हो जाएगी? 35। वो 35 कब होगी अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। ये अंतस्थ 4 होते हैं, वहीं ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन जो है ये क, च, ट, त, प, ये याद रखिए। क, च, ट, त, प का मतलब क्या है? क वर्ग पूरा, च वर्ग पूरा, प वर्ग पूरा, ट वर्ग पूरा, यानी क का मतलब ये क वर्ग पूरा, क से अंगा तक। च वर्ग का मतलब च से यहाँ तक। ट वर्ग का मतलब ट से ण तक। त वर्ग का मतलब त से न तक। प वर्ग का मतलब प से म तक। ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है। यानी टोटल 25, सॉरी यहाँ पे 23 लिख दिया है, 25 वर्ण टोटल आपके होंगे, ठीक है। 25 वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण आपके टोटल होंगे। यानी ले करके कहाँ से, अगर इसकी बात करें तो ये क से ले करके
म तक के सभी वर्ण किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में। वहीं अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो इसमें सिर्फ 4 हैं, य, र, ल और व। और वहीं ऊष्म व्यंजन की बात करें तो आपके तीनों स, इसको तालव्य स करते हैं, इसको मूर्धन्य स, इसको दंती स और ये कंठ। ठीक है, तो ये आपके 4 ऊष्म वर्ण हो गए। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो ये ऊष्म वर्ण हो गए। अब चलिए इसके नाम भी लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको हम कहेंगे क्या, स्पर्श। ठीक है, स्पर्श है। ये वाला जो लाइन है ये है आपका अंतस्थ, ये वाला लाइन आपका अंतस्थ है। ये जो है आपका ऊष्म है। ये जो आपकी लाइन है ये है संयुक्त वर्ण है। ये आपका संयुक्त वर्ण है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने का मतलब ये है, यहीं से आपको उच्चारण स्थान भी समझा दे रहे हैं। एक बात समझिएगा, देखिए उच्चारण स्थान की बात करें कि कौन सा वर्ण कंठ से उच्चारित होता है, कौन सा मूर्धा से, कौन सा दंत से, तो इसको भी देख लीजिए। देखिए इसके लिए आपको बस एक चीज़ लिखनी है, ये क, च, ट, त, प। ये क्यों लिख रहे हैं हम, इसका मतलब समझिएगा। ये एक प्रकार की ट्रिक है आपको याद कराने की। समझिए ज़रा, क से मतलब, क का मतलब आपका हो गया कंठ। क का मतलब समझिएगा कंठ, इसको समझिए तालु। च का मतलब तालु, ट का मतलब मूर्धा, त का मतलब दंत, प का मतलब ओष्ठ। ठीक ना, यानी कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ, 25 ठो याद हो गया। वैसे ही कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ। अब समझिए ज़रा, इसको हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको। यानी ये जो क वर्ग पूरा है इसको हमने कहा कि कंठ वर्ण है। ये क्या है, कंठ, यानी पूरा का पूरा ये किससे उच्चारित होता है, कंठ से। क पूछेगा कंठ से उच्चारित होता है, ख कंठ से, ग कंठ से, घ कंठ से, अंगा कंठ से। क वर्ग का मतलब समझ में आ गया। वहीं च वर्ग की बात करें तो ये च वर्ग पूरा किससे होगा, तालु से। किससे होगा, तालु से। देखिए च, छ, ज, झ, य सभी के सभी किससे होंगे, तालु से। वही ट वर्ग की बात करें तो ये होगा मूर्धा से। किससे होगा, मूर्धा से इसका उच्चारण होगा। त वर्ग का बात करें तो ये त किससे होगा, तो दंत से होगा। प वर्ग की बात करें तो ये किससे होगा, तो ओष्ठ से होगा। अब सिर्फ फंसेगा आपको या, र, ल, व, यानी अंतस्थ, ऊष्म, ये वर्ण किससे उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं। चलिए अब स्वरों को लिखते हैं। अगर कंठ से बात करें तो यहाँ देखिए कंठ में, इसमें अ, आ, कंठ में अ, आ, इसमें तालु में ई। अब आ जाते हैं उ और उ, ये दोनों उ ओष्ठ में चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब कंठ से उच्चारित आपके कौन होंगे, अ, आ स्वर उच्चारित होंगे। ठीक है, वहीं तालु से ई बड़ी। ठीक है, और उसके बाद ओष्ठ से आपके इसमें उ और बड़ा उ चले जाएंगे। दंत से आपका री उच्चारित होता है, दंत से कोई नहीं होता, मूर्धा से री, ये री आपका मूर्धा से, यानी ये जो मूर्धा है यहाँ से री उच्चारित होगा। अब आपका है कि ये ऊष्म वर्ण देख लीजिए कहाँ से, ये देखिए तालव्य श है। तालव्य का मतलब ये स यहाँ पे आ जाएगा, तालु का मतलब यहाँ पे श, ई के साथ में श। अब उसके बाद ये मूर्धन्य श है, यानी ये वाला स यहाँ पे चला जाएगा मूर्धा के साथ में, री के साथ में। और ये दंती स है तो यहाँ पे स यहाँ पे हो जाएगा। उसी के बाद अगर जो
अब आपका बचा ह आपका है, ह आपका इसमें आता है कंठ में, ठीक है। अब आपका अंतस्थ वर्ण बचा, यह जो है तालु है, यह जो है तालु है। र आपका जो है मूर्धा है, र आपका मूर्धा है। ल आपका दंत है, ल आपका दंत है। और व आपका दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ, व आपका क्या है दंतोष्ठ है, ठीक है। व आपका क्या हो गया, तो वो आपका दंतोष्ठ है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। दंत से आपका, दंत से देखिए ल और स, ल और स यहाँ से उच्चारित होते हैं, यहाँ से र उच्चारित होता है और यहाँ से ये स उच्चारित होता है। और तालु में आपका य और स तालु में है, ठीक है। ह आपका यहाँ पे है, ठीक। यानी कंठ से आ और ह, और तालु से बात करें तो ई स्वर है, और य और स, यह तालब, यह अंतस्थ, और उसम का बड़ा वाला स, और मूर्धा से री। दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता है। अब बचा आपका, आप कहेंगे कि ए बचा है, ओ बचा है। तो ये देखिए, ये जो उच्चारण होते हैं ये कंठ तालु से होते हैं। तो कंठ तालव्य है, कंठ तालु से, कंठ प्लस तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है। और इसका कंठ प्लस ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से, यानी इसको हम कंठोष्ठ भी बोलते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ से, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ आपके थे। वहीं अगर नासिका से बात किया जाए, या नाक से, नासिका से उच्चारित किसका होता है, तो प्रत्येक वर्ण का ये जो पांचवा वाला वर्ण है, ये पांचवा वाला देख पा रहे हैं, यानी अंगा, इया, ण, न और म, ये आपके 5 के 5 किस्में होंगे। तो आपके ये नासिका से उच्चारित किए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको